दुनिया में 3-4 बड़ी कंपनीज में हम आते हैं जो कम्पीट करती है एक दूसरे के साथ। 25-30 कंट्रीज में इस वक्त हमारा सिस्टम इम्प्लीमेंटेड है। टेक इट टिल यू मेक इट। आपके पास सिस्टम नहीं था बहुत बड़ा, तो आपने वीज़ा करवाना था, तो अपने जो कज़न के बच्चे थे इनको बुला के पिज़्ज़ास के लिए किया था। ये क्या वाक़या था? मर्सिडीज़ बेंज है, शायद BMW भी क्लाइंट है आपका। बिल्कुल है, शायद नहीं है। पाकिस्तान में रहते लोग कहते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है। जल्दी मत कीजिए ग्रो करने में। देखिए मुझे 28 साल लगे हैं इस सफ़र में। कई दफ़ा जो गलत वैसे वही सही होते हैं। अगर वो सऊदी मुझसे ज़्यादा ना करता तो मैं आज आपके सामने ना बैठा होता, मैं नेटसोल ना मिल करता, मैं ऑस्ट्रेलिया ना जाता। मतलब मेरा सबसे बड़ा फियर क्या है कि कल सुबह जब मैं सो के उठूँगा तो क्या दुनिया में जो चेंज आई होगी, क्या उसके लिए मैं रेडी हूँ? सर मेरे 1 मिलियन जो फॉलोअर्स हैं, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो IT में कुछ करना चाहते हैं और कुछ कर रहे हैं। ये सब लोगों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे आखिर में? ये लोग क्या करें? इसमें वो लोग भी हैं जो गाँव के अंदर बैठे हैं, इंतहाई गरीब। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड। जो पर्सन भी IT में काम करता है उसका एक ख्वाब होगा सिर्फ पाकिस्तान में एक शख्सियत से मिलने का, और आज मेरा ख्वाब पूरा हो गया। मैंने आज वो क्वेश्चन करने जो मेरे जहन में थे। मैं IT में काम करता हूँ काफ़ी अरसे से, लेकिन मुझे जो चैलेंज आते हैं वो चैलेंज किसी गुरु के पास जो पाकिस्तान में IT के लिए पहाड़ हों, मैं उनसे पूछूंगा। वही चैलेंज की बातें आज आप सुनेंगे और इंशाल्लाह आप सीखेंगे कि आपने ये सारे काम कैसे करने हैं। तो पाकिस्तान में सबसे बड़ी पाकिस्तान की IT कंपनी नेटसोल के ऑनर, उनके CEO सलीम गौरी साहब। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम शहजाद। सर कैसे हैं आप? आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई शहजाद। गुड टू सी यू। सर मुझे बड़ी खुशी हुई है। सर आप तो माशाल्लाह मिलते रहते हैं, हमारे ऐसे कई लोग हैं, लेकिन आप अकेले हैं। लेकिन पता है कि आपसे मिलकर खुशी इसलिए कि आप भी कुछ कर रहे हैं, और जो ये पॉडकास्ट आप कर रहे हैं ये सबको हेल्प करेगी। जी इंशाल्लाह। सर बड़ी देर से ख्वाहिश थी कि मैं ऐसे सवालात पूछूं। हम जो छोटी कंपनीज़ हैं, सर मेरी भी IT कंपनी छोटी सी, हम छोटी जो कंपनीज़ हैं ये लर्न करना चाहती हैं ये बड़े बिजनेस कैसे सेटअप होते हैं। तो डेफिनेटली अगर ये लोग जो ये देख रहे हैं, अगर ये देख के लर्न करेंगे, ये भी नई कंपनी स्टार्ट करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, पाकिस्तान ग्रो करेगा। तो सर इसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कोई शख्स भी आपको जो ना जानता हो, ये ज़्यादती है, वैसे सारे जानते हैं। और दूसरी बात, आपका एक्सपीरियंस सर बहुत मैटर करेगा। तो सर सबसे पहली बात जो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, सर आपकी एज क्या है? माशाल्लाह आई एम 69। 69। सर मैंने इसलिए क्वेश्चन किया था, मैं बड़े सालों से आपकी जिम की फ़ोटोज़ देखता हूँ। आप इतने एनर्जेटिक हैं, आप कैसे ये सारे काम कर लेते हैं? देखिए ये आपकी इरादा ये है आपका कि आप जितना भी जिएं अच्छा जिएं। जहन में जब आपके ये आएगा कि आपने, देखें ज़िंदगी का तयन तो सिर्फ अल्लाह ताला के, किसी को नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी कितनी है, लेकिन वो जितनी है क्या वो आपने अच्छी गुजारी, और अच्छी गुजारने से मुराद है कि आपका सेहत का आपने अपनी केयर की। तो जब ये सवाल मैं अपने से करता था कुछ 20 साल पहले, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं अपनी केयर नहीं करता। फिर मैंने तहिया किया कि कुछ हो मुझे अपनी केयर करनी है, और अगर मैं सेहतमंद हूँ, मेरा जहन सेहतमंद है, तो फिर मैं लोगों के भी काम आ सकता हूँ। अगर मैं खुद हेल्दी नहीं, सेहत अच्छी नहीं, मेरा जहन हेल्दी नहीं, तो मैं लोगों की क्या हेल्प करूँगा? तो पहला सवाल ये है आपके अपने लिए कि क्या आप अपनी केयर करते हैं? अगर आप अपनी केयर करते हैं तो फिर आप दूसरों की केयर भी कर सकते हैं। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हर शख्स के लिए, सिमिलरली किसी लेवल पे भी आप बैठे हैं, आप अपना ख्याल कीजिए, अपनी सेहत का ख्याल कीजिए, फिर आप दूसरों की केयर करेंगे। मैंने आपको सर देखा कि आप एक दिन में कई बार 3 कंट्रीज़ में फ्लाई कर लेते हैं और मीटिंग्स करके वापस आ जाते हैं। हमारे बस में एक कंट्री में जाके वापस आना मुश्किल होता है। ये एनर्जी है, सुपर एनर्जी है, ये दिमाग से स्टार्ट होती है या फिज़िकली? देखिए आपको एक्साइटमेंट ये होती है कि आप कहीं जब घर से निकलते हैं तो एक मकसद होता है आपका, और उस मकसद में पीछे उसका रिजल्ट होता है कि इससे जो रिजल्ट निकला है उसका क्या बेनिफिट ओवरऑल क्या है पूरे सिस्टम को। तो फिर जब आप वर्क सेट में लेकर गए तो फिर आप थकते नहीं हैं, क्योंकि आपका जहन चल रहा होता है कि मैं यहाँ जाऊँगा, वहाँ मेरा ये काम है, उसके बाद फिर मेरा नेक्स्ट स्टॉप देना है। तो यस, कुछ ऐसे वाक़े हुए हैं जहाँ पर एक साथ 3-4 मुल्क 1-2-3 दिन में ही करके वापस भी आ गए, और वो ज़रूरी था। मुझे ऐसा कोई शौक़ नहीं है अपने आप को इस तरह एग्जॉस्ट करने का,
लेकिन कई दफ़ा ज़रूरत ऐसी पड़ती है कि आपको करना पड़ता है। और अगर आपने अपने आप को फिट रखा है और हेल्थ वाइज आपकी एबिलिटी है तो फिर आसान हो जाता है, अदरवाइज़ ये वाकई मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। चलें सर, आते हैं नेटसोल की तरफ। नेटसोल आपकी शनाख्त है और नेटसोल माशाल्लाह पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है। नेटसोल क्या करती है, क्या बेचती है? सर, नेटसोल एक प्रोडक्ट कंपनी है। प्रोडक्ट का कंपनी का मतलब ये है कि हम दूसरों को सर्विस नहीं देते, यानी दूसरों के सॉफ्टवेयर या दूसरों की हेल्प सर्विस पे नहीं करते, लेकिन हम अपना सॉफ्टवेयर बेचते हैं जो हमने खुद डिज़ाइन किया, खुद डेवलप किया और फिर खुद उसको मार्केट करते हैं। तो ये नेटसोल की डेफिनेशन है कि नेटसोल एक प्रोडक्ट डेवलप्ड कंपनी है और हमारा टोटल फोकस अपने जो प्रोडक्ट है उस पर है। हमारी प्रोडक्ट क्या है? ये फाइनेंशियल लेंडिंग टूल है, एप्लीकेशन है जो कंपनीज को हेल्प करती है अपना लेंडिंग में, लीजिंग में। जो लीज एंड फाइनेंस है इसमें हमारी कंपनी स्पेशलाइज है। दुनिया में 3-4 बड़ी कंपनीज में हम आते हैं जो कम्पीट करती है एक दूसरे के साथ ग्लोबल कस्टमर बेस पे। सो अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह आज नेटसोल की पहचान दुनिया में है। लीज एंड फाइनेंस हमारे सिस्टम का नाम एसेंट है, उसके नाम से की जाती है और ये ग्लोबली रिकगनाइज है। इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हमें 28 साल हो गए। हम मैच्योर हो गए, हमारी एक्सपर्टीज़ दूसरों से ज़्यादा है, हमारी जो टीम है बहुत एक्सपर्ट हो गई है। तो इसलिए अब हमारे लिए आसान है नए कस्टमर को ये सॉफ्टवेयर डिलीवर करना, इम्प्लीमेंट करना, और कस्टमर्स भी कंफर्टेबल होते हैं हमारे यहाँ क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है इसमें। और मल्टीपल कंट्रीज़ में, एक पे नहीं, हम दुनिया की कोई 25-30 कंट्रीज़ में इस वक्त हमारा सिस्टम इम्प्लीमेंटेड है। तो उससे ये कि फिर हमारी मार्केट में निशानी या जो पहचान है वो लीज सॉफ्ट और लीजिंग सिस्टम के साथ है। सर, पाकिस्तान में आप कई ऐसे लोगों के आइडियल हैं, तो जो आइडियल होता है उसके तमाम बातें लोग लर्न करना चाहते हैं। इसमें एक चीज़ थी मैंने आपकी जो पढ़ी थी, जब आपने स्टार्ट किया था तो एक टर्म मशहूर है बाहर, फेक इट टिल यू मेक इट। आपके पास सिस्टम नहीं था बहुत बड़ा, तो आपने विज़िट करवाना था, तो अपने जो कज़न्स के बच्चे थे इनको बुला के पिज़्ज़ास के लिए किया था। ये क्या वाक़या था? देखिए, मैं बड़ा बिलीव करता हूँ कि आपको अपने कस्टमर्स के साथ बड़ा ऑनेस्ट रहना है, बहुत ऑनेस्ट रहना है। और जब आप कोई नया इंटरप्राइज शुरू करते हैं तो आपके प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं होती है, ये नॉर्मल है, ऐसा स्टार्टअप। तो फिर आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करनी जिससे कस्टमर आपका थोड़ा सा आप पे ट्रस्ट कर ले कि आप उसका काम कर सकते हैं। तो मुझे भी पहली जब जो मेरा विज़िट था मेरे कस्टमर का, पहली दफ़ा जब ये बात है 1996 की, जब कस्टमर ने आना था पाकिस्तान, और अभी हमारी एनवायरनमेंट बहुत छोटी थी और एक छोटी सी टीम हम लेके बैठे थे। तो कस्टमर को हमने थोड़ा सा दिखाना था कि थोड़ा सा सब्सटेंशियल हमारे पास लोग हैं और रिसोर्सेज हैं, तो आप हमें काम दें। तो कस्टमर आए थे तो हमने ऑब्वियसली इर्द गिर्द देखा, जो अपने भतीजे भांजे बच्चे थे उनको इकट्ठा किया कि यार आके आना, अपने अपने कम्युनिटी भी लेके आना, वो नहीं तो वो अपने कम्युनिटी भी लेके आए और बैठे और एक एनवायरनमेंट हमने क्रिएट की। लेकिन शायद बात ये थी कि उस वक्त भी मुझे इतना पता था कि अगर इस कस्टमर ने हमें काम दिया तो हम इसे बड़ी ऑनेस्टी से करेंगे, क्योंकि ये बात है ट्रस्ट की। कस्टमर मुझ पे ट्रस्ट कर रहा है कि ये इसको, और उनका बड़ा इंपॉर्टेंट काम था, मिशन क्रिटिकल उनके पास असाइनमेंट थी जो उन्होंने हमें देनी थी। तो हमें पता था कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। ठीक है, यू फेक इट टिल यू टेक इट, वो ठीक है, लेकिन वो फेक को भी आपने रियलिटी में कन्वर्ट करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और ये ज़्यादा नहीं कर सकते आप, एक हद तक आप कर सकते हैं। एंड मेरा बिलीव हमेशा, मेरा रिलेशनशिप मेरे कस्टमर से बड़ा ऑनेस्ट रहा है। आप यकीन कीजिए, जो मेरा पहला कस्टमर था 28 साल पहले, पहला कस्टमर 28 साल पहले थाईलैंड में, वो आज भी मेरा कस्टमर है। अब देखिए, 28 साल एक कस्टमर को मेंटेन करना, कुछ है ऐसा कि कस्टमर किसी और के पास नहीं जाते हैं। तो फिर वो सिंपल है कि हम अपने कस्टमर से बहुत सिंसियरली, ऑनेस्टली डील करते हैं। उन्हें हमारे बारे में हर चीज़ पता होती है कि हमारी जो काबिलियत है, कैपेबिलिटी है, और अगर कोई काबिलियत नहीं है तो फिर हम उन्हें कन्विंस करते हैं कि हम ये काबिलियत ले लेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे, हम इसको ट्रेन कर लेंगे, आप हमें मौका दें। और इसी को लेते हुए SSI कंपनी बड़ी होती गई और कस्टमर हम पे ट्रस्ट करते गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज कस्टमर्स का ट्रस्ट हम पे है। यस, शुरू में हमें प्रिटेंड करना पड़ा, शुरू की बात है, पहले 1-2 दफ़ा की वो कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमने मेक श्योर किया कि कस्टमर को पूरी तरह हम सच्चाई, ऑनेस्टी से अपनी एनवायरनमेंट से इंट्रोड्यूस कराएं। सर, जो मर्सिडीज बेंज है, ये क्लाइंट है आपका? शायद BMW भी क्लाइंट है आपका? बिल्कुल है, शायद नहीं है। यस, इट इज, यस। सर, ये बात बड़ी अनहोनी है कि पाकिस्तान में रहते लोग कहते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है।
आपने पाकिस्तान में रहते दुनिया के टॉप क्लास के जो ब्रांड्स थे, इनको क्लाइंट कैसे बनाया? देखिए, उसमें फिर वही बात है कि ये बड़े मिच्योर लोग हैं, ये जो कंपनीज हैं मिच्योर हैं, 100 साल हो गए हैं, और ये इनकी एबिलिटी है देखने की कि इनको किस तरह का वेंडर चाहिए। अभी कोई 8 साल पहले मर्सिडीज बेंज की जिसकी आप बात कर रहे हैं, 12 मुल्कों के लिए उन्हें सॉफ्टवेयर चाहिए था, ये हमारा वाला, और 12 मुल्क में जिसमें जापान आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, इंडिया आता है, न्यूजीलैंड आता है, कोरिया आता है, सिंगापुर, मलेशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सारे मुल्क आते हैं, उनके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए था। और उन्हें पूरी ग्लोबली अपना वेंडर्स को असेस किया, वेट किया, 2 साल लगाए, और वो इस नतीजे में पहुँचे कि नेटसोल्ड एक ऐसी कंपनी है जो हमें इन 12 मुल्कों के लिए सॉफ्टवेयर देगी, एक बजट में देगी और टाइम पे देगी। क्योंकि यही एक उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट थी कंडीशन कि हमारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 मुल्कों को हमें सॉफ्टवेयर लेके जाना है, वहाँ हमारा बिजनेस डिपेंड करेगा इस सॉफ्टवेयर पे, तो ये हमें ऐसा वेंडर पे करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नेटसोल्ड ऐसा कंपनी थी जिन पे उन्होंने ट्रस्ट किया, और आज हमने वो पूरी असाइनमेंट अपनी कंप्लीट की है। आज उन 12 मुल्कों में हमारा सॉफ्टवेयर लाइव है, बिलियंस ऑफ डॉलर का पोर्टफोलियो मैनेज होता है। तो फिर मर्सिडीज बेंज का फैसला गलती था। सो इसका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है, इसका ताल्लुक आपकी अपनी एबिलिटी है कस्टमर्स को कन्विंस करना और उन्हें यकीन दिलाना कि आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं, और जो बात भी मैं आपसे कहूँगा फिर मैं उसे पूरी करूँगा, चाहे मुझे उसकी कोई भी कीमत देनी पड़ जाए। शाह साहब, बीच में कई दफ़ा हमें नुकसान भी उठाने पड़े, क्योंकि हमने कस्टमर से वादा किया ज़्यादा का, और कस्टमर से एग्री किया एक फिक्स कॉस्ट का, फिर हमने परवाह नहीं की, फिर हमने अपना वादा पूरा किया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें उसकी कॉस्ट क्या पड़ी या हमें इससे कितना नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन हमने कस्टमर को डिलीवर किया अपना वादा। ये है इम्पोर्टेंट, और कस्टमर को भी एहसास हो जाता है इस बात का कि इन्होंने जो वादा किया ये शायद थोड़ा सा वो है, प्राइस इसकी लो है, और फिर उन्हें भी अंदाज़ा हुआ कि ये इन्होंने कम पैसों में हमें पूरा वादा पूरा किया। इससे आपकी इज्जत बढ़ती है, और फिर कस्टमर कहीं नहीं जाता, फिर वो आपको पे भी करते हैं। ऐसा नहीं है, कोई भी अच्छा कस्टमर आपको मारेगा नहीं, ना आपको चाहेगा कि आपकी कंपनी ना चले, तो वो आपको फिर कंपनसेट कर देते हैं, लेकिन पहले आपको काम करना है। तो यही नेटसोल्ड का था। ये 2 नाम बड़े नहीं, माशाल्लाह हमारे पास तो बहुत बड़े बड़े नाम है एज ए कस्टमर। चाइना की बड़ी कंपनीज हमारी है, इसमें कोई बड़ा नाम ले, माशाल्लाह दे आर आवर कस्टमर्स। सर, ये बात भी हैरानकुन थी, मैंने जब पहली बार पढ़ा कि चाइना में भी आपका ऑफिस है, और चाइना जो दुनिया को चीज़ें सेल करता है आप उसको सेल करते हैं। सर, ये सेल्समैनशिप कहाँ से लेके आए आप? पहले तो मैं बताऊँ, चाइना का अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान चाइना से इम्पोर्ट करता है, और नेटसोल्ड चाइना को टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करते हैं। यस, सिर्फ चीज़ें नहीं, कोई ऐसे नहीं, हाई मिशन क्रिटिकल हम सिस्टम्स चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह एट अ वेरी हाई वैल्यू। देखिए, सेल्समैनशिप का फिर वही मैंने आपसे कहा कि आजकल का कस्टमर जो बड़ी कंपनी है ये बहुत मैच्योर है, बहुत ज़्यादा मैच्योर है। इनको आप मैच्योरिटी से ही से डील करके अपना कस्टमर बनाते हैं। इनके सामने जब आप जाते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तो वो फिर आप आई टू आई आपसे आंख मिला के आपसे वो बात करते हैं, और आप उनसे आंख मिला के उनको जवाब देते हैं। उससे उनको आप पे कॉन्फिडेंस आता है। वो आपके पूरे जवाब से फिर प्रोफाइल आपका बिल्ड करते हैं, उसे एसेस करते हैं कि यार ये जो वेंडर है, ये जो टीम है, इनकी क्या ये इस काबिल है कि ये हमारा काम हमें कर सकेंगे। क्योंकि उनका जो काम है वो उनके लिए बहुत क्रिटिकल है। पैसों का इशू इतना नहीं है, पैसे अगर कई दफ़ा फेल भी हो जाते हैं तो वो किसी और से करा लेंगे। टाइम उनका सबसे बड़ा जो चैलेंज है, उनका टाइम है कि जो टाइम हमें हम इस वेंडर पे लगाएंगे, क्या वो तो हमारा ज़ाया नहीं हो जाएगा, फिर हमें दोबारा से शुरू नहीं करना पड़ेगा। मोस्ट केसेस में सॉफ्टवेयर की दुनिया में जब एक प्रोजेक्ट फेल होता है तो उसका नुकसान टाइम का बहुत ज़्यादा होता है। फाइनेंशियल लॉस तो है, टाइम लॉस वो बहुत बड़ा नुकसान है किसी भी बड़ी कस्टमर के लिए, क्योंकि उनका बिजनेस वेट कर रहा होता है एक नई सॉफ्टवेयर का। तो अगर वो सॉफ्टवेयर टाइम पे तैयार नहीं है, टाइम पे डिलीवर नहीं होता, टाइम पे वो लाइव नहीं जाता, तो कस्टमर का सीरियस नुकसान है बिजनेस। वो बिजनेस जो उन्होंने प्लान किया होता है वो ना स्टार्ट हो सकता है ना बिल्ड हो सकता है। तो इसलिए कस्टमर्स बहुत ज़्यादा अपना असेस करते हैं वेंडर्स को, और पूरे हमारे यहाँ विजिट करते हैं, ये लोग आते हैं, कई टीमें इनकी आती हैं, ये हमारी इन्वायरमेंट भी देखती हैं, हमसे मिलते हैं, हमारे लोगों से इंटरव्यू करते हैं, हमारा जो डेवलप का सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका उसको पूरी तरह असेस करते हैं, जो हम मेथड्स यूज़ करते हैं उससे समझते हैं, फिर जाके ये फैसला आते हैं। और ये हर एक के पास जाते हैं। अगर उन्होंने 4 वेंडर्स को सेलेक्ट किया है, उनमें से एक को पिक करना है, तो ये 4 वेंडर्स की साइट पे जाएंगे, उनके कैंपस पे जाएंगे, उनके कंट्रीज़ में जाएंगे, उनके साथ टाइम लगाएंगे, उनके लोगों को इंटरव्यू करेंगे। ये कुछ 2-2.5 साल का प्रोसेस होता है।
सर नेटसोल आपने शायद 94-56 के पास जी 96। 96 सर 96 में इतना रुझान ही नहीं था, आपके ज़हन में कैसे ख्याल आया ये काम करना है? आप तो पेट्रोलियम इंजीनियर थे ऑस्ट्रेलिया में। नहीं, मैं पेट्रोलियम ऑस्ट्रेलिया में नहीं था, मेरी बेसिक एजुकेशन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की थी, लेकिन 1979 से मैं फिर खुद ही कंप्यूटर में आ गया। मैंने खुद सेल्फ लर्निंग की। सही। मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैं अपनी पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कर रहा था, तो वहाँ पर जो हमारे कंप्यूटर का एक पूरा एक कोर्स था, जो मैंने वो अटेंड किया, तो मेरा माइंड पूरी तरह हो गया कि नहीं, ये फील्ड है कंप्यूटर की, ये जो दुनिया को बदलेगी। तो फिर जब मैंने कंप्लीट कर लिया अपनी डिग्री, तो फिर मैंने पूरा अपना फोकस लगा दिया सेल्फ लर्निंग में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को खुद। तो मैं सेल्फ लर्नर हूँ। फॉर्चुनेटली मुझे सिटी बैंक रियाद में जॉब मिल गई थी कंप्यूटर डिपार्टमेंट में 1980 में। वहाँ से फिर मैंने अपने बिल्ड किया। तो ये मेरी सेल्फ बिल्ड है। जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो ऑलरेडी मेरे पास 9 साल का आईटी का बैकग्राउंड था। फिर मैं ऑस्ट्रेलिया में 9 साल रहा। तो जब मैं लाहौर आया तो मैं 17-18 साल का ऑलरेडी टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड था, और मैं वही लेके पाकिस्तान आया था। मैंने ऑस्ट्रेलिया छोड़ा इसलिए कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ज़्यादा मैं बिल्ड कर सकता हूँ एक ऐसी इंटरप्राइज जो ग्लोबल हो, ट्रूली ग्लोबल हो। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठा था तो मैं अपने लिए काम करता था, मुझे बहुत फ़ायदा था, लेकिन और किसी को फ़ायदा नहीं था। तो मेरे जहन में यह था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे और लोग भी फ़ायदा उठाएं। क्या मैं सिर्फ जॉब करूं, अपनी ज़िंदगी गुजारूं, या मैं जॉब क्रिएट करूं? तो ये जो था मेरे जहन में एक इरादा, वो लेकर मैं पाकिस्तान आया 96 में। नेटसोल बनाई पाकिस्तान में इस व्यू से कि ये ग्लोबल हो। मेरा बिलीव ऐसा था, जब आपके इरादे अच्छे हो तो नेचर भी आपकी हेल्प करती है। तो शायद ऐसा ही हुआ, और नेचर ने हमें हेल्प की। और 97 में जो इंटरप्राइज बनाई गई, एक 3-4 लोगों के साथ और एक कमरे के साथ, आज माशाल्लाह वो दोनों में एक नाम पैदा कर गई है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का फ्लैग, पाकिस्तान का आईटी का फ्लैग नेटसोल ने पूरी दुनिया में माशाल्लाह लगा दी है। अब लोग पाकिस्तान को अच्छे लफ्ज़ों से डिस्कस करते हैं। हाँ, पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। जब हमने शुरू किया 28 साल पहले, तो पाकिस्तान कोई नहीं जानता था, कोई जानता नहीं था, ना पाकिस्तान का अंदाज़ा था कि पाकिस्तान से काम हो सकता है। तो ये हमने चेंज किया अल्हम्दुलिल्लाह। आज आसान हो गया आईटी कंपनीज के लिए पाकिस्तान से जाके बेचना, और वो बड़े प्राउडली कह सकते हैं जी हम पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर डेवलप आपका करेंगे, और लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो अब ये आसान है। जब हमने शुरू किया तो ओवरसीज इस वक्त चालीस था ये। सर नेटसोल कितने कंट्रीज़ में है? अब इसके कितने एम्प्लॉइज़ हैं? नेटसोल जी 9 मुल्कों में हमारे सेंटर्स हैं। हमारा ये लाहौर का सबसे बड़ा कैंपस है, कराची में ऑफिस है, इस्लामाबाद में है, सिडनी में है, जकार्ता में है, कैलिफोर्निया में है, LA में है, ऑस्टिन में है, चाइना बीजिंग में 2 ऑफिस हैं हमारे, एक बीजिंग में है, एक तेंजिन में है हमारा। यूके में हमारे 2 अलग सेटअप्स हैं। तो टोटल 9 हमारे डिफरेंट सेटअप्स हैं, जहाँ से हम ग्लोबली कस्टमर्स को सपोर्ट करते हैं। एम्प्लॉयज़ का नंबर ऊपर नीचे होता था। इस वक्त तकरीबन 2000 का नंबर होगा जो ग्लोबली स्प्रेड आउट है। सर यहाँ से अगला सवाल आता है कि आप जब हायरिंग करते हैं तो किसी में क्या चीज़ देखते हैं, काबिलियत या ऑनेस्टी? अगर 2 लोग हों, एक में काबिलियत है, एक में ऑनेस्टी है, आप किसको चुनेंगे? देखिए, ऑनेस्टी को आप फ़ौरन जज नहीं कर सकते, काबिलियत को आप जज कर सकते हैं। जज कर सकते हैं। तो जब आप इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो आप पूरे पर्सोना, उस पर्सनैलिटी को एसेस कर रहे होते हैं, उसको देख रहे होते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज को एसेस करते हैं, उसकी अपना पूरा बात का अंदाज़। मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरी जब पहली दफ़ा जर्मन से मुलाकात हुई, मर्सिडीज बेंज के जर्मन से मुलाकात हुई, तो उन्हें पता था कि मैं बहुत छोटी कंपनी हूँ, छोटे 2-4 लोग हैं, और लेकिन उन्हें सर्विस चाहिए थी, तो उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट कर लिया, साइन कर लिया। तो बड़े अच्छे बात, मेरी दोस्ती हो गई उन जर्मन से, CIU से। तो मैंने पूछा, ये तुम मर्सिडीज बेंज हो, इतनी बड़ी कंपनी हो, और तुम जब मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते, तो मैं पता था कि मैं बहुत छोटी कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूँ, लेकिन तुमने फिर भी क्यों नेटसोल को सेट किया? तुम किसी से भी कर सकते। तो हंस पड़ा, कहता तुम्हें बात समझ नहीं आई। मैंने कहा क्या? कहता हमने नेटसोल को काम नहीं दिया, हमने तुम्हें काम दिया था। कहता क्योंकि जब हम तुमसे मिले थे, तुम्हारी पर्सनैलिटी में इतनी हंगर थी, इतनी एनर्जी थी जब तुम हमसे बात कर रहे थे, कि तुम फेल नहीं हो सकते थे, क्योंकि तुमने फेल नहीं होना था। तो फिर हमने तुम पे ट्रस्ट किया, तुम्हारी कंपनी का तो हमें पता था कि तुम मायने नहीं रखती, बहुत छोटी है, लेकिन तुम जिस कंपनी को हेड कर रहे हो वो कंपनी फेल होगी, तो फिर हमने तुम पे। तो ये लफ्ज़ मैं भूला नहीं, ये 25 साल पहले के याद है ये वर्ड, उससे मुझे। तो अभी मैं लोगों को एसेस करता हूँ, उनकी पर्सनैलिटी को, और समटाइम काबिलियत को भी मैं इग्नोर कर रहा हूँ। मैं उनको देखता हूँ उनमें हंगर कितना है, वो कितने बेचैन हैं कुछ करने के लिए। तो जब आप में बेचैनी होती है साथ, तो आप सीख भी लेते हैं
क्योंकि जब हमारे पास आते हो आपको सीखना है। आप मेरा काम मार्केट से लेके नहीं आ सकते, मेरा काम बड़ा स्पेशलाइज है। तो मैं पहले आपको सिखाऊंगा, फिर आप प्रोडक्टिव होंगे मेरे लिए। तो एक मरहला आपको तय करना है, वो हर एक नहीं कर सकता। तो हायरिंग का एक बड़ा जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है लोगों की पर्सनैलिटी को देखना, उनकी हंगर, उनकी बेचैनी को देखना कि वो कितने बेचैन हैं कुछ ज़िंदगी में करने के लिए। अगर वो बेचैनी है तो फिर वो सीख भी जाएंगे और वो मेहनत करेंगे एक्वायर करने की, आपकी जो नॉलेज है, आपकी डोमेन है, जो क्रिटिकल है। सो अगेन गोइंग बैक टू सवाल, देखिए ऑनेस्टी ओवर द पीरियड आपको अंदाज़ा होता है कि अगला बहुत दफ़ा मैं भी फेल हुआ, जब मैंने लोगों को असेस किया, मैं गलत असेस कर गया, लेकिन मुझे समझ आ गई लोगों की ऐसा मैं लोगों के बारे में सीख रहा हूँ कि लोग कैसे बिहेव करते हैं, तो उनका रवैया कैसा होगा, बाद में वो कैसे बिहेव होंगे। लेकिन मेरे इस लिहाज से कम है मेरे फेलियर्स लोगों के बारे में, ज़्यादातर मेरे बहुत अच्छी रही असेसमेंट और लोग बड़े अच्छे साबित हुए। बहुत कम लोगों ने मुझे चीट किया, हालांकि मैं बहुत ट्रस्ट करता हूँ लोगों पे, बिल्कुल लोगों को काम करने देता हूँ, मैं उनको अलाउ करता हूँ कि तुम काम करो और फैसले भी करो। और इस पर ऐसा होता है कि बहुत से लोग शिकायत है यार लोग चीट करते हैं, हम इसलिए उन पर ट्रस्ट नहीं करते। मेरा बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस है, मैं बहुत ट्रस्ट करता हूँ और लोगों ने मुझे चीट नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस लिहाज से बहुत लकी हूँ कि 99% लोगों ने चीट नहीं किया और 1.1% या 1% है, वो बहुत छोटा है पूरी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से। तो आई बिलीव कि इसमें इरादे का भी है कि आप किस इरादे से लोगों को अपनी टीम का हिस्सा बनाते हैं। जब लोगों को आपका टीम का हिस्सा बनाएं तो उन पर ट्रस्ट शुरू करें, बगैर ट्रस्ट के वो लॉयल नहीं होंगे, ऑनेस्ट नहीं होंगे। अगर आप मुस्तकिल उनको उस पर सवाल डाल रहे हैं और मुस्तकिल उनको उनकी कैपेबिलिटी और उस पर क्वेश्चन डाल देंगे तो वो भी आपसे लॉयल नहीं होंगे। और अगर आप उन्हें गलतियां भी करने देंगे तो दे विल बी मोर लॉयल, मोर ट्रस्ट टू यू। सो लोगों को अलाउ करें कि वो अपनी जो काबिलियत है उसे उस पर कोशिश करें, और गलत भी होगा तो आप उन्हें सपोर्ट करें, आप देखें कितनी अच्छी टीम बन जाएगी। नेटसोल अपने एम्प्लॉयज़ के लिए क्या करती है, उनके वेलफेयर के लिए क्या करती है? नेटसोल का मोटिव और मोटो ही है कि आपके अगर जो टीम है, मैं उनको एम्प्लॉय नहीं कहता, मैं उनको टीम कहता हूँ, दे आर आवर टीम। जो हमारे टीम मेंबर्स हैं उनको अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है अपनी इन्वायरमेंट से तो वो प्रोडक्टिव भी नहीं होंगे। सिंपल सा है, बिल्कुल ठीक। उनको मेंटली हम उनकी परेशानी दूर कर दें तो उनका काम पे फोकस हो जाएगा। अगर उनका जहन लगा हुआ है पीछे के मेरे मसाइल हैं, काम नहीं कर सकते। तो इसके लिए फिर नेटसोल उनकी बच्चों की तालीम से लेकर वट एवर इज रिक्वायर्ड, नेटसोल कोशिश करता है उनकी जिम्मेदारी अपने पे ले ले। डिफरेंट हमने रखे हुए एरियाज लोगों की सपोर्ट के, और उसमें कोशिश यही है, हत्तुल बिसा कोशिश है कि जो लोग हैं वो अपने आप को इसका फैमिली मेम्बर समझे, उनको ऐसा ट्रीट किया जाए। ये उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जो वेलफेयर है, उनके बेनिफिट्स हैं, उन पर नज़र रखी जाए कॉन्स्टेंटली। ऑब्वियसली हमें प्रॉफिटेबल भी होना है, हम कमर्शियल एंटिटी हैं तो कॉस्ट का बड़ा फैक्टर है, लेकिन इट्स नॉट ऑल अबाउट मनी। ये सिर्फ पैसों से ताल्लुक़ नहीं इस बात का, इसका ताल्लुक़ है कि आप ओवरऑल उनको किस तरह ट्रीट करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं, दोपहर को लंच के लिए बच्चे सारे बाहर जाते थे मुस्तकिल, पूरा 1 घंटा भी लगता था और ऊट पटांग खा के आते। तो हमने डिसाइड किया नहीं यार, लंच हम अपने कैंपस में खुद कंपनी अरेंज करेगी, कंपनी पेड होगा। और हमने कुछ 10-12 साल पहले लंच कैफेटेरिया पूरा बना के लंच अब पूरे स्टाफ का, एवरीबॉडी, सबका लंच कंपनी पे है। मैंने वो देखी आपकी वीडियोस वगैरह जिसमें आप खुद कुकिंग कर रहे होते हैं, वो टक्का टक करते हैं आप, बड़ा मज़े का। चलो वो तो कभी भी हो गया, शुगर हो गया, लेकिन उससे फ़र्क पड़ा कि बच्चे अब खाना साथ नहीं लेके आते, बच्चे बाहर नहीं जाते और गंद बनाने खाते, और वो मतलब हेल्थ वाइज, टाइम वाइज आपने दोनों बचा लिया। टाइम भी बच्चों का बच गया, ऊट पटांग खाने से बच गया, और बाहर सड़क पे फिर रहे, मुझे वो भी सेफ नहीं लगता था। तो एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। सो कंपनी अपनी तरफ से कंप्लीट कोशिश नज़र होती है, हमारी नज़र रहती है कि कौन सा एरिया जहाँ पर इनको अगर हम असिस्ट करें तो उनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी डू एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के कौंसल जनरल भी हैं, आपके पास और भी कई ओहदे थे, शायद हैं भी, ये सारे ओहदे कैसे निभाते हैं आप? ये मैजिक नहीं है? देखिए 24 घंटे बहुत होते हैं, बहुत टाइम है, आप इसमें सोए भी, अच्छा सोना बड़ा ज़रूरी है। देखें कोई भी काम मुश्किल आप बना लें या उसे आसानी से डील कर लें, मेरा बिलीव डेलीगेशन पे है। ये नेटसोल की जो पूरी ग्रोथ है वो लोगों पे डेलीगेट करके की गई है। आप ऐसी टीम बनाइए शायद जिस पे आप ट्रस्ट कर दें और वो फिर पूरे काम करें। मैंने पहले आपसे शेयर किया कि जो भी हमने टीम बनाई हमने उनको काम करने देते हैं, हम उन्हें अलाउ करते हैं कि वो फैसले करें। तो जब लोग फैसले करने शुरू करते हैं फिर आपका टाइम बच जाता है। तो जो भी ओहदे मेरे पास हैं उनके साथ टीम
भी है मेरे पास, मैंने टीम बना ली। अब हर ओहदे के साथ टीम है जो सिर्फ मुझसे एडवाइस लेती है और फिर वो सारे काम करती है। तो उन पे सब पे मैं ट्रस्ट करता हूँ, यार तुम ये करो, करके आओ, अगर कोई इशू होगा तो मैं फेस कर लूँगा, मैं तुम्हें बैकअप करूँगा। तो जब आप ये कहते हैं तो लोग फिर खुल के फैसले करते हैं, डरते नहीं हैं और फैसले अच्छे होते हैं। ज़बरदस्त। सर, पाकिस्तान में एक ये भी बात है, लोग कहते हैं जो आईटी कंपनीज हैं ये दूसरों को सपोर्ट नहीं करती। और मुझे एक पॉडकास्ट सुना था मैंने सईद मुज़म्मिल शाह साहब का, वो कहते हैं पाकिस्तान में लोग ना, जो बड़ी कंपनीज आईटी की, ये यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को सपोर्ट नहीं करती। अगर नई वहाँ से पूंद पैदा हो जो ट्रेंड हो अच्छे अंदाज से, तो कितना अच्छा होगा। वो कहते हैं बाहर दुनिया में फ़ंड करती हैं यूनिवर्सिटीज़ को आईटी कंपनीज, तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा। आपके ख्याल में क्या हो रहा है, क्या ये ठीक है? नहीं, देखें, मैंने 2 बुक्स लिखी है, बहुत टाइम लगा लिखने में, और वो दोनों बुक्स हैं इसलिए कि मैं क्या दे के जाऊँगा जब मैं यहाँ नहीं होऊंगा। और जो मेरा 45 साल का एक्सपीरियंस है पूरा आईटी का और जीने का और काम करने का और एंटरप्राइज बनाने का, वो पूरा मैंने अपनी बुक्स पे पूरा लिख दिया कि मैं अपना अच्छा खासा वक्त स्कूलों को देता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ को देता हूँ। जब भी मुझे कहीं से वर्ड आता है, खास तौर पे छोटे जो स्कूल हैं, छोटे शहर हैं, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ जाना। बड़े शहरों में तो और लोग भी जाएंगे, छोटे शहर को नहीं जाता। तो मैं खुद, अभी मैं फैसलाबाद से होकर आया हूँ, 2 दिन पहले मैं फैसलाबाद में था, 2 दिन मैं फैसलाबाद लगाए, यूनिवर्सिटीज़ में लोगों के गया, लोगों से मिला, बिजनेसमैन से मिला। जी नहीं, हमें देना है ये, और सबको देना है। आईटी कंपनीज की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जैसी 10 कंपनियाँ इंकरेज करें। नेटसोल की जैसी 10-20 कंपनी होनी चाहिए, और वो मैं तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ। मैं हर एक से मिलता हूँ, पॉडकास्ट आपके साथ बैठा कर रहा हूँ, बुक्स में लिख रहा हूँ। सिर्फ एक ही रीज़न है कि हमें और नेटसोल चाहिए। पाकिस्तान को 10-12-100 नेटसोल बनेगी तो पाकिस्तान इकोनॉमिकली भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और होंगी शायद साहब इंशाल्लाह ताला। नेटसोल अभी तक 8,000 बच्चे नेटसोल से निकल के जा चुके हैं दुनिया में फैले हुए। पूरी दुनिया में नेटसोल का नाम इस वक्त ऐसे है कि ये बच्चे जो नेटसोल पे काम कर गए हैं। अब मैं जहाँ भी ट्रैवल करता हूँ ये बच्चे मेरे पास आ जाते हैं, चाहे मैं सिडनी जाऊँ, मेलबर्न जाऊँ, मैं वैंकूवर में हूँ, मैं टोरंटो में हूँ, मैं लंदन में हूँ, मैं डेनमार्क में हूँ। बच्चे मेरे पास आ जाते हैं, मेरे साथ बैठते हैं एंड हम बात करते हैं। मैं उनका देखता हूँ कि उन्होंने फ्यूचर में क्या करना है, अभी वो कहाँ करें। एंड बहुत प्राउड होता हूँ उनको देख के कि हमारे नेटसोल के बच्चे कुछ साल काम करने के बाद दुनिया में गए, आज वो बड़े सीनियर जॉब्स पे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन पाकिस्तान की करा रहे हैं। एक बच्चे मुझे कहा, जी जो मैं यहाँ नेटसोल में कर गया था, इमीडिएटली जो मुझे जॉब मिला, मेरे लोग बड़े इंप्रेस हैं, यार ये तुमने कहाँ से सब कुछ सीखा है। तो कह रहे, बड़े प्राउडली बताया कि जी मैं नेटसोल में एक पाकिस्तान में वहाँ जॉब करके आया हूँ। तो मेरे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नेटसोल सिर्फ अपने लिए नहीं है कि सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ के, जो हमारे एक्स एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी हम पे नज़र रखते हैं। मेरे कज़न है, उन्होंने 8 साल पहले नेटसोल को इसलिए ज्वाइन किया था कि 1 साल यहाँ पे जॉब करेंगे, यहाँ से जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो एक्सपीरियंस हर जगह पे लोग मानेंगे, उसकी कदर करेंगे। उसके बाद वो DHL में है दुबई में, माशाल्लाह, और बहुत माशाल्लाह फिट हैं, और ये बिल्कुल ऐसे ही है। सर, आपने जो बुक्स लिखी हैं, ये बुक्स आपके जहन में ख्याल कैसे आया कि बुक्स लिखा जाए? क्योंकि आप इल्म नहीं देंगे, आप एक्सपीरियंस देंगे। आपने वो एक्सपीरियंस दिया यहाँ पे, कब ख्याल आया, कैसे ख्याल आया? पाकिस्तान में मैं देख रहा था कि यहाँ पर हम शेयर नहीं करते अपना एक्सपीरियंस। हम समहाउ, या वो कहते हैं नज़र लग जाएगी, एक बड़ा कंसेप्ट आ गया जी, चुप करो जी, ना दसो, नज़र लग जानी है। अब मेरा इस पे बिलीव नहीं। मेरा बिलीव है कि अगर आपके पास कुछ है जो आपने किया, ख़ास तौर पे जो आपसे आपकी गलतियाँ, आपके फेलियर्स, आपकी जो भी चीज़ें आपसे नहीं हुई, वो आप दूसरों से ज़रूर शेयर करें ताकि लोग वो गलतियाँ ना करें, लोग आप सलीम गौरी बन जाएं वो गलतियाँ किए बगैर। तो फिर मैंने पहली बुक लिखी अपनी, कुछ नहीं से सब कुछ, और वहाँ लोगों को मैं ये यकीन दिला रहा था कि देखो मैं कुछ नहीं लेके आया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज सब कुछ है। तो बुक का अनुमान यही था कि कोई भी शख्स भी अगर हमारे इरादे स्ट्रॉन्ग हो और हमारी नीयत अच्छी हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो कुछ नहीं से सब कुछ का वो बुक बहुत चली, लोगों ने पसंद की। बड़ी सिंपल बुक है, इस पर मैंने अपनी पूरी कहानी शेयर की है। वो बुक चली, फिर वक्त गुजर गया, फिर इस दौरान में माशाल्लाह नेटसोल और बड़ी हो गई, 8 साल गुजर गए। फिर मैंने अपनी सेकंड बुक लिखी है, इम्पॉसिबल इज़ नथिंग, यानी सब मुमकिन है। अगर आप चाहें आप तो कुछ भी अचीव कर सकते हैं, और मैं उसकी एग्जाम्पल हूँ, आपके सामने बैठा हूँ कि मैं कुछ नहीं लेके आया और फिर सब मुमकिन भी कर लिया। तो ये बुक्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और माशाल्लाह लोग पढ़ रहे हैं और बड़े अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं, लोग इंजॉय कर रहे हैं।
मैं कोई राइटर तो हूँ नहीं, तो लिखाई सिंपल है, लेकिन जो बातें हैं वो तजर्बे की हैं। मैंने बुक्स पढ़ के नहीं लिखी, मैंने जो बीती है जो वो भी लिखी थी, ये है, मेरी yes. दोनों बुक्स मेरी अपने पे, मेरे अपने फैसले जो गलत सही, खासतौर पे जो गलत फैसले वो बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो गलत नहीं थे, उसका फ़ायदा हुआ कि मैं अब बेहतर हो गया। सो मेरे नज़दीक कोई मेरा फैसला गलत नहीं था, गलत थे उस वक्त, लेकिन उसका फ़ायदा हुआ कि वो उससे नया रास्ता दिखाया। सो मेरा बुक में बड़ा क्लियर लिखा है कि कोई फैसला गलत नहीं होता, कोई चीज़ फेलियर नहीं होती, फेलियर सिर्फ उस वक्त अच्छा जब आप गिव अप कर दें। तो मेरे बुक में बार बार कहा गया मैंने कभी गिव अप नहीं किया। बहुत दफ़ा नुकसान हुए, बहुत दफ़ा चीज़ें नहीं हुई जो आप करना चाह रहे हैं, लेकिन उसको छोड़ा नहीं, उसको लगे रहे, बार बार कोशिश की, हत्ता ऐसा वक्त आया कि चीज़ हो गई। तो ये मैसेज है इन बुक्स में कि आपको गिव अप नहीं करना, यू हैव कंटिन्यूसली आपको अपना ड्राइव करना है, कोशिश करनी है। आप लगे रहेंगे तो अब अपना जो आपका ख्वाब है वो पूरा कर लेंगे। सर मेरी रात को ही बात हुई थी मेरी वाइफ के साथ, वो मुझे अक्सर कहती हैं वक्त नहीं देते, क्योंकि आईटी कंपनी वाले लोग मसरूफ़ रहते हैं। आप ये वक्त देते हैं? अगर देते हैं तो कैसे मैनेज करते हैं इसको? अच्छा, बहुत अच्छा उन्होंने बात की। मैं बताऊँ आपको, मैं दो बातें करता हूँ शायद। एक मैं कहता हूँ कि अपने ख्वाब पूरे करो, और मैं एक ये कहता हूँ कि अपने आप को रोक लो। हमें एक हद तक बढ़ाना चाहिए, उसके बाद हमें लाइफ को एंजॉय भी करना चाहिए। और लाइफ की एंजॉयमेंट क्या है? जो आपके पार्टनर आपसे कहा कि हमें वक्त दो। बड़ी खुशत उन्होंने बात की। और ये वक्त शायद गुजरेगा तो कल शायद आप रिग्रेट करें, यार काश मैंने टाइम दिया होता और हमने बैठ के बात की होती, बच्चों को देखा होता, जो हमारी जिम्मेदारी है। तो आई डू अग्री विद हर। आपको कहीं ना कहीं लाइन ड्रॉ करनी है अपने काम में। एक तो ये कीजिए कि जल्दी मत कीजिए ग्रो करने में, ये आपके लिए भी, और जो यंग आईटी कंपनीज आ रही हैं उनको मैसेज ये, देखिए मुझे 28 साल लगे हैं इस सफ़र में। 28 साल का एक लंबा सफ़र है। तो आज जो मुझसे आप बात करें वो 28 साल के बाद बात करें, तो आप भी अपने सफ़र को थोड़ा लंबा कर लीजिए, तो फिर आप टाइम देखेंगे। क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि यार मैंने 5 साल में ये कंपनी इतनी बड़ी कर दी है, तो ऑब्वियसली वो आपके बच्चे, आपके पार्टनर आपका वो टाइम मिस कर जाएंगे और आप भी उनको टाइम नहीं देंगे। तो थोड़ा लंबा कीजिए, टाइम बढ़ाइए, ऐसा बिल्ड कीजिए जो कस्टमर्स हैं उनको लेके चले, उनको अच्छी सर्विस दें, और कस्टमर ऐड ना करें। ये सब चीज़ें मैं बुक पे लिख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कस्टमर ऐड ना करें, जो है उन पे बिल्ड करें। क्योंकि ऑब्वियसली जितने कस्टमर ऐड करेंगे रेवेन्यू तो आएगी, लेकिन क्वालिटी सर्विस आपकी हो जाएगी, क्वेश्चन में आ जाएगी, आप सर्विस को अच्छा नहीं कर सकेंगे। तो ये मेरा मैसेज है बार बार लोगों को कि टाइम ज़्यादा दें, अपना जो प्लान है वो लंबा कर लें, शॉर्ट ना करें। जब ये कर लेंगे तो आपको टाइम मिल जाएगा। अभी ये है कि ऑब्वियसली आप चैलेंज लेके बैठेंगे, यार मैंने जल्दी कंपनी को बड़ा कर लेना है, जब कंपनी को मैंने स्टेबल कर लेना, नहीं होगी और ना करनी चाहिए। ज़हन में डाल लीजिए कि मुझे इसको टाइम दूंगा, लेकिन उसमें से फिर टाइम मैं अपनी फैमिली को दूंगा। ये बहुत क्रिटिकल है, प्लीज़ दे। मैं बैक करता हूँ अपने दोस्तों से, अहबाब से, कि बच्चों को, फैमिली को टाइम दीजिए। वो भी एक इन्वेस्टमेंट है, याद रखिएगा। हमारा घर भी इन्वेस्टमेंट है। स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है अगर घर में ना चाहती है ना खुशी है, तो आप काम नहीं कर सकेंगे, और ना चाहती होगी जो आप टाइम नहीं देंगे। क्योंकि ओबियसली सवाल उठेंगे, यार हमें टाइम दे, हमें जाना है, मिलना है, करना है। तो प्लीज़ अपना टाइम लॉक कीजिए, शाम 6 साढ़े 6 का अपना काम ख़त्म कर लीजिए। गो होम, गिव टाइम टू योर वाइफ, टू योर सिस्टर, टू योर मदर, टू योर फादर, टू योर दोस्त। दोस्त बहुत ज़रूरी है आपके लिए, अपने दोस्तों को टाइम दीजिए। वो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेस रिलीवर है, वो आपकी दवाई है, वो आपकी हेल्थ है। सर आपकी ज़िंदगी में कौन सा ऐसा वाक़या था जिसे आप समझते हैं ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, और जिसे आप समझते हैं, और दूसरा जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा बेहतर अंदाज से किसी मसले को हैंडल कर लिया हो? ये 2 वाक़ये कौन से थे? मैं 2 वाक़ये सुनाता हूँ आपको। एक वाक़या है कि मैं सिटी बैंक में जॉब करता था, और उस दौरान में मैं एक कंपनी चला रहा था, सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ, ये सऊदी अरब है, 1981 की बात है। मैं सिटी बैंक का बड़ा अच्छा जॉब है मेरा, और आईटी में जॉब है, टेक्नोलॉजी में जॉब है, मैं कंप्यूटर डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ, जो मेरी ख्वाहिश थी। और फिर इस दौरान में मैंने एक सऊदी के साथ मिलकर एक ट्रेनिंग कंपनी खोली उसकी। अच्छा, सिटी बैंक में उससे अलाउड नहीं है कि आप जब जॉब करते हैं तो फिर आप बाहर काम नहीं कर सकते। तो मेरे जो कंपनी थी वो थोड़ी स्टैब्लिश हो गई, मेरा सऊदी पार्टनर खुश था, और वो कंपनी चल रही थी, हम लोगों की ट्रेनिंग दे रहे थे। तो मैं ऑफिस का काम ख़त्म करके जाके ट्रेनिंग सेंटर को चलाता था। मैं 18-19 घंटे काम करता था। मैं फैमिली को टाइम नहीं देता था, जो आप वाली बात की है। मेरी फैमिली भी मुझसे कहती थी भाई हमें भी टाइम दे, लेकिन मैं 2 चीज़ें साथ साथ कर रहा था। एक दिन आया कि मेरे मैनेजर ने मुझे बुलाया, सिटी बैंक के मैनेजर ने मुझे बुलाया, सलीम बैठे, आके मुझे बिठाया, और उन्होंने मुझसे सवाल किया कि तुम कोई बिज़नेस रन कर रहे हो बाहर? तो मेरे नेचर में बहुत है, मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, मैं कि जी बिल्कुल मैं कर रहा हूँ।
तो उन्होंने कहा तुम्हें पता है कि ये अलाउड नहीं है, इलीगल है कि तुम जब सिटी बैंक में जॉब करो तो तुम बाहर ना जॉब कर सकते हो ना बिजनेस कर सकते हो। तो कह रहे तुम अच्छे एम्प्लॉय हो, वी लाइक यू, तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ कि तुम अभी मुझसे वादा कर लो कि तुम वो बिजनेस छोड़ दोगे तो तुम अपने जॉब पे लग जाओ। मेरा पता क्या जवाब था? सॉरी, आई कैन नॉट डू इट, एब्सोल्युटली नॉट, मैं तो बिजनेस जारी रखूँगा। तो उससे मुझे उसी वक्त फायर कर दिया। अच्छा, उस वक्त का ये फैसला, आप इसे गलत कहिए या सही कहिए, ये फैसला था बहुत बड़ा। तो मैं उसी वक्त उन्होंने मुझे सिटी बैंक से निकाल दिया, मुझे मेरी चाबी ले ली, मुझसे कहिए घर जाया। मैं घर चला गया और मैंने वो सऊदी की अपनी पार्टनर की कंपनी फुल टाइम ज्वाइन कर ली। फिर उस सऊदी ने जब वो कंपनी चल गई तो मुझे धक्का देकर निकाल दिया, किक मी आउट जब वो कंपनी चल गई। अब ये बताइए मुझे, मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर वो सऊदी एक अच्छा पार्टनर रहता और मुझे ना निकालता तो मैं कहाँ होता? बहुत पीछे। और उसी बात से होता और कुछ नहीं होता। यस। तो वो जो आप जिसे गलत फैसला कहते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि कई दफ़ा जो गलत फैसले वही सही होते हैं। तो मैंने सिटी बैंक छोड़ने का फैसला किया, उस वक्त तो दोस्तों का गलत है, बेवकूफ़ हो तुम, एक अच्छी जॉब छोड़ के सऊदी पे ट्रस्ट कर रहे हो, और वो सही थे। लेकिन अगर वो सऊदी मुझसे ज़्यादती ना करता तो मैं आज आपके सामने ना बैठा होता, मैं नेटसोल ना मिल करता, मैं ऑस्ट्रेलिया ना जाता। तो मेरे नज़दीक जब आपके साथ बुरा होता है, जब आपको सेटबैक्स आते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि वो आपकी डेस्टिनी को चेंज करता है, आपको नया रास्ता आता है। तो ये मेरा अपना, ये सब किताबें मैंने लिखा है कि कई दफ़ा बुरा भी अच्छा है। जब आपके साथ बुरा हो तो आपको बड़ी तकलीफ होती है, आप बहुत डाउन हो जाते हैं, उस वक्त आपको अच्छा नहीं लगता कि यार ये मेरे साथ ज़्यादती हुई, ये मेरे साथ धोखा हुआ, या मुझसे किसने चीट किया। लेकिन हकीकत में वो नेचर आपको एक नया रास्ता दिखा रही होती है। तो जो आपके साथ सवाल था कि वो था। और इस दौरान में अच्छे फैसले बहुत हैं माशाल्लाह। अच्छा फैसला ये कि मैं ऑस्ट्रेलिया छोड़ के आया, ये बहुत बड़ा फैसला था। ऑस्ट्रेलिया का मैं अच्छा स्टैब्लिश्ड हूँ, सेटल्ड हूँ, एक अच्छी मुझ पे कंसल्टेंसी मेरी चल रही है, अच्छे पैसे कर रहा हूँ। लेकिन वही बात बेचैनी कि कुछ करना है, अपने लिए जीना है या कुछ करना है। क्या आपने जॉब्स क्रिएट करना है या जॉब करना है? वो सवाल लेके मैं पाकिस्तान आ गया था। सर, अगला सवाल ये है कि ये बेचैनी कब तक? देखिए, ये बेचैनी अच्छी है, लेकिन मैंने खुद आपसे कहा कि मैंने भी लाइन ड्रॉ करनी है। मुझसे बहुत से लोग आके आड़ी देते हैं कि यार अच्छा फूड बिजनेस भी कर लो, यार कपड़ा भी बेच लो, यार ये भी कर लो। मैं किसी के उस पर नहीं आता। मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। ये जो काम है अल्हम्दुलिल्लाह इज़ गुड। मैं अपने टाइम को डिवाइड करता हूँ अच्छी तरह, मैं अपने इस जॉब को अच्छा टाइम देता हूँ। लेकिन उसके बाद एक अच्छी टीम है जो इसको मैनेज करती है, उस पर आप ट्रस्ट करते हैं। इसके बाद जब इसका टाइम पूरा होता है तो फिर मैं अपने दोस्तों को भी टाइम देता हूँ, फैमिली को, पार्टनर को, बच्चों को। मैं ट्रैवल भी करता हूँ, मुझे शौक है ट्रैवल करेगा। तो अब मैं पूरी तरह अपने 24 घंटे अपना बहुत अच्छी तरह डिवाइड करता हूँ। मेरे नज़दीक 24 घंटे बहुत टाइम है, इसमें नींद भी मेरी पूरी है। आज भी सुबह मैं जिम करके आया हूँ, मैं सुबह 1.25 घंटा मेरा अच्छा खासा जोर लगाया मेरे आज जिम पे। फिर आपके साथ बैठा हूँ, इसके बाद मेरा भी काम शुरू हो जाएगा, लोग आएंगे, मैं अच्छे मिलूँगा, उसके बाद फिर शाम को निकलूँगा। तो अहबाब हैं, दोस्त है, फैमिली है, बहुत ज़रूरी है, ये करना है आपको। सही। सर, वेस्टर्न कंट्री वाले पीपल जो है प्लान करते हैं कि हमने इस एज में जाके रिटायर होना है। और एक और सवाल जो पाकिस्तान में लोगों के जहन में रहता है कि अगर इंसान इतना पैसा कमा ले तो वो इंसान कोई बड़ी बिल्डिंगें बना ले, रेंट पे दे दे, प्लाजे कर ले, ज़िंदगी सुकून से गुजार ले, पैसिव इनकम पे वो काम ना करे। आपने रिटायरमेंट का कभी प्लान किया है? रिटायरमेंट तो देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक वो है आपको ख़त्म करने का वो है। देयर इज़ नो सच थिंग एज रिटायरमेंट। जब तक आपका जहन सोचने के काबिल है और आप फैसला करें तो आपको काम करना चाहिए, उसकी कोई एज लिमिट नहीं है। कई दफ़ा सेहत साथ नहीं देती तो आप पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन मेरे नहीं ख्याल कि कोई रिटायरमेंट की इस दुनिया में होनी चाहिए एज, अब नहीं है एज। और जो लोग ठीक है बिल्डिंगें बना के अपने आप को सिक्योर करते हैं, वो उनका अपना एक रवैया है। मेरा ऐसा कोई एसेट नहीं है मेरे पास। मेरा यही काम है जिससे मैं घर चलाता हूँ, और जब तक मेरी ज़हनी एबिलिटी है तो मैं चाहूँगा कि मैं काम करता रहूँ इंशाल्लाह ताला। और मैं शायद ट्रेनिंग में आ जाऊँ, मैं शायद थोड़ा एजुकेशन में चला जाऊँ, मेंटोरिंग शुरू कर दूँ। जब यहाँ से थोड़ा सा वक्त मिलेगा तो फिर और किताबें लिखूँ। तो मैं तो चाहूँगा कि जब तक ये सांस है मुझे काम करना चाहिए, लिखना चाहिए, और कुछ अपना जो भी मेरी सोच है उसको पेपर में लिख दूँ, लोगों से शेयर करूँ। कुछ नहीं तो मेंटोरिंग करूँ, ट्रेनिंग दे के आओ लोगों के साथ, एजुकेशन में चला जाओ। तो इंशाल्लाह ताला ये तो काम नहीं रोकना, यू हैव टू वर्क। सर, मेरे जो फॉलोअर्स हैं ये 1 मिलियन के पास हैं माशाल्लाह। और ये 1 मिलियन जो फॉलोअर्स हैं ये एंटरटेनमेंट वाले नहीं हैं। ये सारे के सारे वो लोग हैं जो आईटी में कुछ करना चाहते हैं और कुछ कर रहे हैं। चूँकि मैं इनको सिखाता हूँ स्किल जैसे, तो ये सारी की सारी कम्युनिटी ही वैसी है।
ये सब लोगों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे आखिर में? ये लोग क्या करें? इसमें वो लोग भी हैं जो गांव के अंदर बैठे हैं, इंतहाई गरीब, और ये अमीर लोग भी हैं। देखिए जी, एक तो इस इंडस्ट्री में किसी इलाके, किसी की इमारत यानी रिचनेस से ताल्लुक़ नहीं है, किसी की ये एक ऐसा बिजनेस या एरिया है जहाँ कोई भी किसी जगह से भी आप एक कोई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो ये इस पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और तो मैं तो कहूँ, इनकरेज करूँगा, चाहे आप दुनियापुर में बैठे हैं, आप चकलाना बैठे हैं, आप हज़ारा बैठे हैं, आप बलूचिस्तान बैठे, कहीं बैठे हैं, आप कहीं से भी कुछ एक एंटरप्राइज बिल्ड कर सको हैं। उसके लिए आपको अपना जो भी आइडिया है, जो भी आपके जहन में है, उसको आपने में लेके चलना है। जी, जो पहले मैंने बात की कि जब आप कोई चीज़ शुरू करते हैं तो एक जहन में चेंज कर लीजिए अपना, जल्दी से टाइम पे कर लीजिए कि मैं इसको आराम से बिल्ड करूँगा, मैं इसको टाइम दूंगा, मैं इसमें जल्दी नहीं करूँगा। तो अगर ये चेंज कर ले हम अपना कंसेप्ट, तो यकीन कीजिए हमारा कामयाबी का रेट बढ़ जाएगा, आपका सक्सेस का बेहतर हो जाएगा। फेलियर होते इसलिए साथ कि लोगों के जहन में एक टाइम फ्रेम छोटा होता है कि इस टाइम में ये बिल्ड हो जाएगा और मैं स्टेबल हो जाऊँगा। ऐसा नहीं है। जितने भी अच्छे प्लान आप लिख लीजिए, आप कागज़ पे हम बिजनेस प्लान लिखते हैं, लिख लीजिए पूरा हर चीज़ लिख लीजिए, नंबर्स लिख लीजिए, चार्ट्स बना लीजिए, पाई चार्ट बना लीजिए, और हाँ, ये बिजनेस प्लान लेके मैं अब कल से बिजनेस करूँगा। यकीन कि वो कागज़ के टुकड़े ज़ाया हो जाएंगे, क्योंकि बाय द टाइम आप शुरू करेंगे इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगी, वो प्लान आपका मीनिंगलेस हो जाएगा। तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, आपकी एबिलिटी टू इम्प्रोवाइज द चेंज, यानी चेंज अगर आप कर सकते हैं तो आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आप स्टबन हैं और आप ज़िद्दी के नहीं, जो प्लान में लेके चलो मैं उसी को करूँगा, तो आपके चांसेस सक्सेस कम हो जाएंगे। दो चीज़ें हैं, एक इम्प्रोवाइजेशन एबिलिटी आपकी कि आप चेंज, और दूसरा चेंज को एक्सेप्ट कर लें। आपकी जो आपके गिर्द चेंज आ रही है वो आप देखते जाएँ। अब बताए मेरा सबसे बड़ा फियर क्या है एज अ CEO ऑफ अ टेक्नोलॉजी कंपनी, कि कल सुबह जब मैं सो के उठूँगा तो क्या दुनिया में जो चेंज आई होगी, क्या उसके लिए मैं रेडी हूँ? क्या मैंने वो चेंज देख ली है? और अगर मैंने नहीं देखी तो हम गए, हम इररिलेवेंट हो जाएंगे, नेचुरल बेकार हो जाएंगे नेचुरल को, कि किसी को ज़रूरत नहीं। तो सबसे बड़ा मेरा चैलेंज है कि कॉन्स्टेंटली मेरी नज़र रहे कि चेंज क्या आ रही है हमारे डोमेन में, हमारी इंडस्ट्री में, हमारी टेक्नोलॉजी में, किस तरह चेंज हो रहा है, वो मुझे कॉन्स्टेंटली उसको देख रहा है। और कब ख़त्म इसलिए होती है कि वो चेंज को देख नहीं सकती। बड़ी दो एग्जाम्पल बड़ी है हमारे पास, एक नोकिया की है, एक कोडा की है, हम सारे यूज़ करते हैं, आप भी यूज़ करते हैं। सिंपल इसकी वजह है कि वो चेंज को देख नहीं सके, और अगर नजर आया तो उन्होंने उसे कहा मानी नहीं रखती, ये हमें इफेक्ट नहीं करेगा। सबसे बड़ी गलती वो है हमारे लिए, सबके लिए, कि हम इतने आराम पे आ जाए अपने लाइफ में कि हमारी ज़िंदगी बड़ी अच्छी है कि हम देखें ना और चेंज को रेडी ना करें। फैसलाबाद में मैं बिजनेसमैन के साथ बैठा था, माशाल्लाह बड़े कामयाब बिजनेसमैन है सारे, बड़ी इंटरेस्टिंग उससे गुफ्तगू थी। और वो यही सवाल ही उन्होंने किया, तो सर गौरी साहब क्या हम क्या चीज़ नहीं सही करें? मैंने जी आप चेंज सही नहीं कर रहे, आप अपने में कंफर्ट पे आ गए, माशाल्लाह यू डूइंग वेल, आप सब लोग माशाल्लाह बहुत कामयाब बिजनेसमैन हैं, लेकिन एक चीज़ आप नहीं करें, आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं करें कि चेंज दुनिया में आ रही है और आ गई है, तो आपको भी चेंज करना है, आपको कॉन्स्टेंटली रेडी रहना है चेंज के लिए। अगर आप चेंज नहीं करेंगे, आप दुनिया आपको पीछे छोड़ जाएगी, कोई ना कोई आपको पावर रख के आप पे निकल जाएगा। तो मैसेज आपके बोलो उसका बड़ा सिंपल है, दो बातें कीजिए। एक तो जो भी आपके प्लान्स हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी लाइए, थोड़ा चेंज करते रहिए। सेकेंड, टाइम देंगे तो आपको इस हो जाएगा, बहुत जल्दी करेंगे। अच्छा होता क्या है कि अगर हमें बहुत जल्दी कामयाबी मिल जाए वो भी खतरनाक है, वो अच्छी नहीं है, वो अच्छी इसलिए नहीं है कि आप रेडी नहीं है। आप एकदम कामयाब हो गए और चीज़ें आपकी चलनी शुरू हो गई, फिर आप प्रिपेयर नहीं है, फिर आप फोकस करते हैं बेचने में, आप उसको प्रोसेस को नहीं भूल जाते हैं, आप कोई प्रोसेस नहीं करते, सिर्फ बेचते हैं और डिलीवर करते हैं। आप मिस आउट बिल्डिंग द कंपनी, कभी बिल्डिंग कर रहे हैं आप, दैट्स बैड। क्या होगा जब स्लंप आएगा तो और कोई आपसे नहीं खरीदे, तो आप अब रेडी नहीं है, आपका पास कोई है ही नहीं, प्लान नहीं है। तो ये दो तीन चीज़ें बड़े इंपॉर्टेंट मैसेज हैं इनके लिए, कि रेडी फॉर द चेंज, बी प्रिपेयर फॉर द चेंज एंड बी द चेंज। टाइम दे, मेक श्योर कि आपको पता है, आप रेडी हैं घर में, कि आपके जहन में कि ये इस पर टाइम लगेगा और मैं इसको टाइम दूंगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर आपकी 69 ईयर्स की जो एज थी उसमें से जो एक्सट्रैक्ट था आज वो आपसे मिला, तो इससे उम्मीद है कि हम उसे इससे बहुत जल्दी आपसे सीख के वो सारे स्किल सीख लेंगे जो आपने काफ़ी लेट सीखे इंशाल्लाह। सर आपका बहुत शुक्रिया, आप नॉलेज शेयर करते हैं, बुक शेयर करते हैं, ये सारा इल्म एक्सपीरियंस है। और मेरी रिकमेंडेशन दोस्तों, आप सब दोस्त लाजमी बुक्स पढ़िएगा। जिस शख्स की ज़िंदगी गुजरी हो एक पैशन, एक चैलेंज, उसको फॉलो करते करते,
उस शख्स के पास ताकत कितनी होगी, उस शख्स ने कितनी कमज़ोरियों से लड़ा होगा। वो सारे लड़ने की एक एक तारीख पढ़ना आपको मोटिवेट करेगा, रास्ता देगा। दोस्तों इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द नए पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ, लेकिन मैं आज की गेस्ट ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।